Hello class, today we start in thermal expansion change in density। देखो अभी तक थर्मल एक्सपांशन में हमने देखा कि अगर किसी भी बॉडी को हीट करते हो तो उसके लेंथ में कितना चेंज आता है, एरिया में कितना चेंज आता है या वॉल्यूम में कितना चेंज आता है अगर टेम्परेचर का चेंज आया तो। समझा कि नहीं? फिर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था, आपने सीखा अच्छे से। तो आज के अगर देखा जाए लेक्चर में तो बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि चेंज इन डेंसिटी, बॉडी को ही है, अगर उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम के चेंज होने के साथ साथ डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है ये हमें समझना है। तो मेरे एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करना मीन्स यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा। डेंसिटी, यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, मास अपॉन वॉल्यूम। बात समझ आ रही है ना? ये क्या होगा, अगर डेंसिटी की बात करो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ आ रही है ना? यही तो होगा। डेंसिटी क्या होता है यहाँ पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना ज्यादा होता है डेंसिटी उतना कम होता है, और वॉल्यूम जितना कम डेंसिटी उतना ज्यादा है। तो क्या मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हो क्या? हाँ या ना? बात समझ आ रहा है ना? और यू नो दैट या यही रहने दो आप, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो यहाँ पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि कभी मास किसी भी बॉडी का, चाहे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, मास नहीं चेंज होता। कहने का मतलब इनिशियल मास बॉडी का और फाइनल मास क्या होगा यहाँ पे सेम, चाहे टेम्परेचर आप बढ़ाओ या घटाओ, इससे कोई मतलब नहीं होता। इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, वॉल्यूम और डेंसिटी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ या ना? यही तो होता है ना? अगर डेंसिटी देखा जाए तो वॉल्यूम के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यहाँ पे डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे, कम। अब ये कैसे कम होता है, किस रेट में कम होता है, ये हमें समझना है। तो आप बताओ, फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, v डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देखा जाए तो v 1 प्लस क्या होगा यहाँ पे गामा, और इधर क्या होता है यहाँ पे डेल्टा टी। हाँ या ना? अगर ये चीज देखा जाए, फाइनल वॉल्यूम देखा जाए तो v और इधर क्या होता है 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो आप बताओ फाइनल डेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, वो भी इन द टर्म ऑफ डेंसिटी। तो क्या यहाँ पे एक रिलेशन ये निकाल सकते हो कि नहीं, फाइनल डेंसिटी अपॉन क्या होता है यहाँ पे इनिशियल डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम। अभी बताओ ये कैसे आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो आपको केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो, पीवी कांस्टेंट है, बात यहाँ पे पीवी अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या लिखते हो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या इसी चीज को P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 लिख सकते हो कि नहीं? बात समझ आ रही है? बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। समझ आ रहा है ना कि अगर कंपेयर करोगे P डैश तो इधर B डैश रहेगा, और इधर रो तो इधर क्या होगा यहाँ पे B आएगा। अब समझना है यहाँ पे, इससे बेनिफिट हमारा क्या होगा यहाँ पे रिजल्ट में। तो आप ये बताओ B डैश बाई B, B डैश बाई B बिकम्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा क्या होता है यहाँ पे T। तो आप मुझे ये बताना है यहाँ पे कि B बाई B डैश का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा T इतना आएगा कि नहीं? अब ये वैल्यू यहाँ पे रखना है आपको। बात समझ आया ना? यहाँ पे क्या होता है, B बाई B डैश मतलब इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखा हमने तो यहाँ पे क्या अचीव करते हैं, यहाँ पे फाइनल डेंसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल डेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये रिजल्ट आता है, तो क्या इसी चीज को यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, कि डेंसिटी इज इक्वल टू फाइनल डेंसिटी क्या होगा, इनिशियल डेंसिटी, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, 1 प्लस क्या होता है यहाँ पे गामा, और इधर क्या होगा यहाँ पे डेल्टा टी। अब और फर्दर इसको देखा जाए तो यहाँ पे रो डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे रो, और इधर मतलब डेंसिटी, रो का मीनिंग यहाँ पे डेंसिटी से है, और इधर क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस पावर होता है ऊपर जाके -1 हो जाता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। जैसे आप ये रिजल्ट लिखते हो ना कि वॉल्यूम का इनिशियल वॉल्यूम, टेम्परेचर और कोफिशिएंट ऑफ
वॉल्यूम एक्सपांसन से क्या रिलेशन होगा। लाइक ऐसे डेंसिटी का भी फॉर्म इस तरीके से बन सकता है। और क्या आ रहा है यहाँ पे, रो डेंस इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब आगे हमें देखना है यहाँ पे क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, तो करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो ये समझते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अगर आपने नोट कर लिया हो तो ये समझ जाए यहाँ पे कि ये रिजल्ट फाइनल क्या आने वाला है, किसका, डेंसिटी का, और किससे रिलेट करना है यहाँ पे, टेम्परेचर और इनिशियल डेंसिटी से। तो क्या यहाँ पे रो डैश इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, रो और इधर 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1 इतना आ रहे। अब यू नो दैट यहाँ पे 1 प्लस एक्स, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो गए, मैथ के, उनको तो समझ में आ जाएगा तुरंत कि भाई अगर यहाँ पे 1 इज मच ग्रेटर देन x होगा तो यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो इसे, ठीक है। बाकी के भी टर्म आते हैं लेकिन वो सारे टर्म क्या होता है यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, तो सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन तब जब यहाँ पे 1 इज मच ग्रेटर देन x, जितने भी बायो के स्टूडेंट हैं उनको भी ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n कभी भी लिखा गया और 1 इज मच ग्रेटर देन x, तो याद रखें इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, जो पावर होगा वो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता है ना, यहाँ पे पावर -n, तो क्या यहाँ पे माइनस आ जाता है कि नहीं, विद माइनस साइन यहाँ पे हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये हमेशा याद रखना है। और एक चीज यहाँ पे कि ये कैसे पता चलेगा कि ये जो टर्म है ये 1 से लेस होगा। अब बताओ अभी तक जितने भी वॉल्यूम एक्सपांसन के क्वेश्चन किए हो या क्या होता है लीनियर एक्सपांसन या एरियल एक्सपांसन के, तो गामा का वैल्यू आपने देखा होगा 10 टू द पावर -5 या फिर 10 टू द पावर -6 में रहा होगा। जब ये इतना कम वैल्यू, इसका मतलब समझते हो 10 टू द पावर -5 का मतलब क्या होता है 0.0000001, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 0.0001, ठीक है ना। तो अगर ये रिजल्ट आ रहे हैं तो आप सोचो 1 से कंपेयर, और इसका मल्टीप्लाई डेल्टा टी मान लो 100 डिग्री सेल्सियस भी आपने इंक्रीज किया तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही जीरो तो हटेंगे, तो कंपेयर करने में क्या होगा 1 से लेस आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये पूरा टर्म इज लेस देन टू 1, मच लेस देन टू 1 आएगा, और मच लेस देन 1 आएगा तो ये फॉर्म दिख रहा है हमें, तो क्या ये जो पावर है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि नहीं गामा के साथ। तो रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे, रो डैश इज इक्वल टू रो और इधर 1 माइनस क्या होता है यहाँ पे गामा, और इधर क्या होगा यहाँ पे डेल्टा टी। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्म निकल आता है किसका, डेंसिटी का, इनिशियल डेंसिटी और टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करोगे ये याद रखना। और ये ध्यान देना ट्रिपल स्टार या 2 स्टार या इंपॉर्टेंट जो लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो ये अगर फॉर्मूला याद है तो आप मुझे बताओ अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ये वैल्यू बढ़ाओगे तो ये ओवरऑल क्या होगा, कम ही तो होगा 1 से, ये वैल्यू बढ़ाओगे तो यहाँ पे 1 माइनस है तो ये तो इनफैक्ट क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे कम आएगा, ठीक है ना। नोट करना इसे, इसके बेसिस से क्वेश्चन कराते हैं, ठीक। बच्चे आपको तो फिजिक्स में एक सबसे जरूरी बात ये है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, एवरी स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो जेईई की भी तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के, तो याद रखना आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करो। अगर आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हो, तो याद रखना फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली है। और फिर आपको तो ये भी याद रखना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ के 90% आपको 10% थियोरी और 90% उसके बेस पे प्रॉब्लम करना होता है, वो चाहे थियोरेटिकल प्रॉब्लम हो या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, तभी आपको फिजिक्स आने वाली। अगर ये सोच लो कि वीडियो लेक्चर हमने देख लिया, दैट्स इनफ, बात समझ रहे हैं, आगे कुछ भी ना करें, वीडियो लेक्चर देखा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इधर जितना न्यूमेरिकल मैंने कराया उतने में काम हो जाने वाला है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। फिजिक्स अगर आपको प्रॉपर्ली तभी समझ में आने वाला है, या फिजिक्स तभी कर पाओगे जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस की। एक कॉन्सेप्ट पे 10 प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम कम से कम कर रहे हो तो समझ जाओ फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये हमेशा याद रखना, अभी जितने भी न्यू 12th के बच्चे हैं उनके लिए खास करके ये जरूरी है एडवाइस। बात समझ, 11th में क्या किया वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन 12th में जरूरी है। फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, खास करके नीट वाले को तो बताऊँ बहुत आसान होते हैं। बात समझ आ रहे हैं, आराम से इजीली 30 क्वेश्चन आसान नहीं होते 45 पे, लेकिन तब जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उसके बेसिस से प्रॉब्लम मैक्सिमम किया है, वो चाहे न्यूमेरिकल या थरोली क्वेश्चन अगर किया है तभी ये पॉसिबल है। तो इसलिए मैं देखते हुए जितने भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ हर कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम ले रहा हूँ,
इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में और अच्छे से आ जाए, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है कॉन्सेप्ट को लेके वो और अच्छे से इंक्रीज हो। तो समझ जाए यहाँ पे डेंसिटी के बेसिस से क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 10 ग्राम पर सीसी क्यूब सेंटीमीटर। सीसी का मतलब होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी इज 9.7 ग्राम पर सीसी। बात समझ में? द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द सब्सटेंस विल बी। समझो यहाँ पे जब डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो डेंसिटी कितना दे रखा है यहाँ पे 10 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना। बाद में टेम्परेचर चेंज हो गया, कितना हो गया यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पे डेंसिटी चेंज होगा, और चेंज डेंसिटी में कितना आ रहा है यहाँ पे 9.7 ग्राम, और इधर क्या होता है यहाँ पे पर सीसी। अब ये समझने वाली बात है, यहाँ पे ग्राम पर क्या होगा यहाँ पे क्यूब सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू बताओ। अब अल्फा का वैल्यू बताने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला तो लगाना होगा ना, और फॉर्मूला आपको बताऊँ सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने के लिए। एक इजी मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे, रो डैश माइनस रो। क्या यहाँ पे डेल्टा रो आ सकता है कि नहीं? और रो डेल्टा रो अगर देखा जाए तो रो डैश माइनस रो कर रहे हो, या रो डैश माइनस रो में आपको और ज़्यादा टफ जाएगा। ऐसे कर लो डायरेक्टली, जो फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पे रो, और इधर क्या होता है रो डैश रो 1 माइनस क्या होता है यहाँ पे गामा, और इधर क्या होता है यहाँ पे डेल्टा टी, अपना प्रॉपर मेथड। तो क्या यहाँ पे रो डैश इज इक्वल टू रो माइनस रो गामा डेल्टा टी लिख सकते हो इसे। तो ये चीज़ इधर जो माइनस वाला टर्म है इधर लाओ, प्लस वाला इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा रो गामा डेल्टा टी, और इधर क्या होता है यहाँ पे रो माइनस रो डैश, इतना आ सकते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पे ध्यान देना, अगर इस फॉर्म में नोट कर लिया तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, रो जो है रो गामा और डेल्टा टी के जगह पे T2 माइनस T1, और इधर क्या होता है यहाँ पे रो माइनस रो डैश। वैल्यू रखना स्टार्ट करो। रो का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, तो ये दे रखा है यहाँ पे 10, और याद रखना यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो जब भी ऐसे फॉर्मूले मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप ये यूनिट मत चेंज करो। क्यों? क्योंकि रेशियो है, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर इधर भी ग्राम पर सेंटीमीटर, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्यों चेंज करना। तो याद रखना यहाँ पे यूनिट है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आंसर निकल आता है इससे। तो यहाँ पे रो की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, और इधर क्या होता है यहाँ पे गामा, और इधर क्या होता है T2 माइनस T1। अब टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0, तो कितना बचेगा 100, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। अब इन दोनों में डिफरेंस तो यहीं से देख लो, यहाँ पे 10 माइनस क्या ये चीज यहाँ पे 9.7 लिख सकते हो कि नहीं। 10 माइनस कितना हो जाएगा 9.7। अब 10 माइनस 9.7 का मतलब होता है 0.3, और ये क्या होता है यहाँ पे 1000, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गामा। तो यहाँ पे गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.3 डिवाइडेड बाई 1000, ये 1000 लिखना चाहिए, 100 लिख गया गलती से। तो ये क्या होता है यहाँ पे गामा बिकम्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सॉल्व करके चेक कर लेना। और ये क्या होता है यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको पूछा क्या है क्वेश्चन ने यहाँ पे अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू निकाला हमने क्या गामा, पूछा क्या था हमें अल्फा। अब अल्फा मालूम करने के लिए क्या करोगे, तो ध्यान देना यहाँ पे अल्फा बिकम्स टू क्या होता है यहाँ पे, या गामा इज इक्वल टू यू नो दैट गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे गामा बाई 3। गामा का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये ध्यान देना यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो यहाँ पे डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे डी। तो याद रखना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस ये है कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहे, प्रॉब्लम आपने कर लिया तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाते हैं, ठीक है ना। नोट करने से देखना बच्चे, ये भी क्वेश्चन है कि द रीडिंग ऑफ अ ब्रास स्केल एट रूम टेम्परेचर इज L1, above room temperature reading is L2 and below room temperature reading is L3, then relation between reading is। आप समझना है यहाँ पे कि एक क्या होता है यहाँ पे ब्रास स्केल है, ठीक है ना, कॉपर ब्रास ये सारे क्या होता है एक तरीके से मेटल ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हमने क्या लिया यहाँ पे स्केल है जिसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ब्रास स्केल।
अब ब्रास स्केल का यहाँ पे क्या रहेगा एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट कि वो मान लो एक रॉड लिया हमने, ठीक है ना। अब इस रॉड को इस डॉल यहाँ पे ब्रास स्केल से मेजर किया गया, तो यहाँ पे मेजर करने पे क्या पता चलता है, स्केल तो समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से होगा, ठीक है। स्केल तो ऐसे ही होते हैं। अब इसका रीडिंग क्या होता है यहाँ पे L1 आ रहा है, कब रूम टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे T1, तब क्या आ रहा है यहाँ पे रीडिंग L1 आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि अबव रूम टेम्परेचर रीडिंग इज L2। अगर ये क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दो, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ध्यान देना यहाँ पे, और फिर रॉड लेके आते हो, तो रॉड पहले आपने हटा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ब्रास का क्या होगा, एक्सपांसन आएगा कि नहीं स्केल में। तो यहाँ पे स्केल में अगर एक्सपांसन आ रहा है, तो यहाँ पे स्केल में एक्सपांसन आने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सपांड कर जाएगा यहाँ पे स्केल। अब स्केल एक्सपांड करने का मतलब होता है कि यहाँ पे आप बताओ जो रीडिंग 10 लिखा है, मान लो ये रीड कर रहा था यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, इसको कितना बता रहा था इस रॉड को 6 सेंटीमीटर, तो रीडिंग बढ़ेगा तो कहने का मतलब क्या होता है स्पेस तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। स्पेस बढ़ेगा तो क्या ये 6 सेंटीमीटर बताएगा। देखो अभी भी 10 था, ये टोटल क्या होता है 10 सेंटीमीटर का स्केल है, और इस रॉड का रीडिंग कितना बता रहा है 6 सेंटीमीटर। हमने क्या किया टेम्परेचर बढ़ाया, तो स्केल क्या हुआ क्या कर रहा है यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है। अगर एक्सपांड होगा तो यहाँ पे रीडिंग का क्या होगा, बीच का गैप बढ़ जाएगा, और गैप बढ़ेगा तो ये लेंथ जो रॉड का है वो कम बताएगा या ज़्यादा। प्रैक्टिकली अगर सोचो तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है इस स्केल के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग तो 6 से कम ही होगा, तो कहने का मतलब इसका लेंथ L1 है, और इसका अगर लेंथ L2 आ रहा है तो डेफिनेटली L2 इज लेस देन कितना आएगा L1। क्यों आएगा, क्योंकि ये स्केल वही है, स्केल का लेंथ नहीं चेंज कर रहे हो, आपने इसको टेम्परेचर चेंज करके यहाँ पे जो ब्रास स्केल है उसको उसमें एक्सपांसन आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सपांड किया तो यहाँ पे रीडिंग कम बताएगा। अब तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंड बिलो द रूम टेम्परेचर रीडिंग इज L3। अगर आपने क्या किया यहाँ पे रूम टेम्परेचर कम कर दिया, तो ये ध्यान देना ये अभी भी वैसे है, अगर रूम टेम्परेचर कम करोगे तो ये स्केल कम हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे स्केल इतना बढ़ा था, इस बार क्या हो रहा है यहाँ पे थर्ड केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्केल का क्या होता है यहाँ पे अगर साइज देखा जाए तो कम हो जाएगा। अभी भी 10 सेंटीमीटर का ही स्केल है, लेकिन इस रॉड को अगर मेजर किया जाए तो इस रॉड का अब तो लेंथ ज़्यादा बताएगा। देखो रॉड का लेंथ हमने चेंज थोड़ी किया, तो यहाँ पे जो रॉड है वो क्योंकि स्केल छोटा है उसके बीच का जो गैप होता है यहाँ पे मेजरमेंट के वो कम हो गया। तो अगर ये देखा जाए अभी भी 10 सेंटीमीटर का, तो इस बार L3 क्या होगा, L3 इससे क्या हो जाएगा L1 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए कम, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा आएगा। कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो रॉड का लेंथ नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे जो ये दे रखा है यहाँ पे ब्रास स्केल उसका लेंथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लेंथ कम होने पे क्या होगा रीडिंग ज़्यादा बताएगा, इसलिए यहाँ पे L3 इज ग्रेटर देन L1। अब इन दोनों रिलेशन को एक साथ अगर लिखा जाए तो क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं कि L3 इज ग्रेटर देन L1, L1 इज ग्रेटर देन L2। देखो यहाँ पे L1 L2 से ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है L3 से कम है, तो यहाँ पे L3 इज ग्रेटर देन L1 इज ग्रेटर देन L2। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे देखा जाए ये ऑप्शन सही होना चाहिए कि नहीं। लेकिन आपको तो ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं अबव या क्या होता है बिलो के चक्कर में, या तो ये या तो ये, और नहीं तो बहुत को लगता है कि अगर बढ़ रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर का रॉड है तो 10 ही रहेगा, वो नहीं सोचते कि जो मेजरमेंट है उसके बेसिस से चेंज होता है ना, तो वो ये ऑप्शन करके आ जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो इसको भी नोट कर लो। एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अगर किसी को ना समझ में आया हो। तो यहाँ पे यही था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक रॉड है उसको ब्रास देखा जाए तो यहाँ पे स्केल से मेजर किया गया, तो यहाँ पे इसका लेंथ कितना आ रहा है L1 रूम टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो यहाँ पे ये क्या होगा बढ़ जाएगा, फिर रॉड को लेके आते हो, रॉड बाहर से ही है तो रॉड को लेके आते हो, तो जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया आपने, ठीक है, ये एक्सपांड किया, तो यहाँ पे एक्सपांड करोगे तो अभी भी 10 सेंटीमीटर का ही स्केल है, लेकिन ये क्या छोटा दिखेगा कि नहीं रॉड स्केल के कंपैरिजन में, तो लेंथ तो कम बताएगा, तो लेंथ कम बताएगा तो यहाँ पे L1 से L2 क्या रहेगा कम। तीसरे केस में क्या होता है यहाँ पे बिलो टू रूम टेम्परेचर, तो स्केल का लेंथ क्या हो गया यहाँ पे कम, और कम हो गया रॉड फिर ला के रखते हैं उसके पास,
तो रॉड तो उसी लेंथ पे है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा बताएगा लेंथ इसका, ज़्यादा किसके कंपेयर में, L1 के, इसलिए यहाँ पे L3 इज ग्रेटर देन L1। बस एक साथ इसको लिख लिया भाई, L1 इज ग्रेटर देन L2 बट लेस देन L3, तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, नोट